डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज हम लोग छठे एपिसोड में आज चर्चा करने जा रहे हैं। 7वें यूनिट के चैप्टर 5 के क्वांटिटेटिव और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मात्रात्मक या बहुजीनी वंशागति तथा 5.5 यानी कि 5वें लेसन के 5वें टॉपिक प्लियोट्रॉपिक या बहुप्रभाविता और साथ ही साथ एपिस्टेसिस, इन तीन चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वह है हम मनुष्य जातियों के गोरेपन का रहस्य क्या है, ये इस पर आज हम लोग बात करेंगे। ये एक वैज्ञानिक कारण है, ज़्यादातर लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में स्किन कलर को लेकर बड़ा क्रेज है, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। आइए इसके वैज्ञानिक कारण पर हम लोग चर्चा करें। 12th NCERT के स्टूडेंट ध्यान दें कि यह चैप्टर 5 में ये जो 5.4 क्वांटिटेटिव और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंतर्गत आता है। आप ध्यान दें कि इसमें होता क्या है। बहुजीनी वंशागति यानी कि ऐसे लक्षण जिसके लिए कई जीन जिम्मेदार हों, कई जीन मिलकर एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। पॉली मतलब कई, जेनिक मतलब जीन, इनहेरिटेंस मतलब वंशागति। ऐसे लक्षणों की वंशागति जिसका निर्धारण कई जीन करते हैं मिलके, और उन जीनों की मात्रा के अनुसार वह लक्षण प्रदर्शित होता है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक वंशागति भी कहते हैं। जैसे ह्यूमन हाइट, आप ध्यान दें, मनुष्यों की जो लंबाई है वो हमारे पास दो कैटेगरी नहीं है, लंबे या बौने, ना ना ना, ऐसा नहीं है। आप देखें कि सबकी हाइट वेरिएबल है, 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो इस एक लक्षण एक है मनुष्य की लंबाई, लेकिन उसके लिए जो कारक जीन्स है, जो जिम्मेदार हैं, वो कई सारे जीन्स होते हैं। दूसरा वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ह्यूमन स्किन कलर, मनुष्य की त्वचा का रंग। पूरे विश्व की आबादी की बात कर रहे हैं, उसकी स्किन कलर के लिए जीन जिम्मेदार होता है। जीन कौन सा? फुल ट्रेट बीइंग शोन ओनली, पूरा लक्षण तभी दिखाई देता है जब व्हेन द डोमिनेंट एलील्स आर प्रेजेंट, जब चार के चारों डोमिनेंट एलील्स होते हैं। ध्यान दें कि एक लक्षण के लिए सामान्यता मंडल ने बताया कि एक जोड़ी जीन जिम्मेदार होते हैं, यहाँ एक जोड़ी जीन से अधिक जिम्मेदार हैं, इसीलिए तो उसका नाम है पॉलीजेनिक, क्योंकि एक जोड़ी से अधिक जिम्मेदार हैं जीन। किसके लिए? स्किन कलर के लिए, ह्यूमन हाइट्स के लिए। तो स्किन कलर कैसे डिसाइड होता है? ध्यान दें कि अगर चारों के चारों डोमिनेंट जीन हैं तो वह व्यक्ति निग्रो होगा, और निग्रो जानते हैं ये इतने काले होते हैं कि अगर अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया जाए तो जब तक ये हंसेंगे नहीं आप जान ही नहीं पाएंगे, ये इतने काले होते हैं। अगर एक भी जीन रिसेसिव हुआ यानी कि अप्रभावी हुआ और 3 डोमिनेंट हुए तो ये इनसे कम काले होंगे, जिनको हमारे यहाँ सांवला कहा जाता है। अगर 4 में से 2 अप्रभावी और 2 प्रभावी हुए यानी कि एक और कम हुआ प्रभावी जीन, तो थोड़ा और गोरे होंगे, जिनको मुलाइट्रो यानी कि गेहुआ रंग कहते हैं। अगर एक ही जीन प्रभावी हुआ और 3 अप्रभावी हुए तो लाइट कलर होगा, जिनको हम भारतीय लोग गोरा कहते हैं। लेकिन अगर चारों के चारों अप्रभावी जीन हुए तो वे व्हाइट कलर के होंगे, अर्थात कि गोरे होंगे, जैसे कि अंग्रेज होते हैं। अब अगर इनके बीच में क्रॉस कराया गया, बिल्कुल एक गोरे व्यक्ति में जो कि अंग्रेज है और एक निग्रो यानी कि जो अफ्रीकन्स होते हैं उनको निग्रोइड कहा जाता है, इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो जो हमको प्राप्त हुई जनरेशन वो मुलाटो टाइप की हुई, यानी कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, यानी कि 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव मुलाटो का प्राप्त हुआ। खास बात यहां पर यह है, ये याद रखने के लिए आपको कतई दिमाग पे जोर नहीं डालना है कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, नो। इन चारों में से 3 डोमिनेंट हैं, एक रिसेसिव कोई भी। अगर यह रिसेसिव है तो भी डार्क होगा, अगर ये कैपिटल बी
स्मॉल बी हो गया, बाकी तीनों कैपिटल हैं तो भी डार्क होगा। ये कोई मैटर नहीं है कि ये लास्ट वाला ही स्मॉल बी या अप्रभावी जीन हो, कोई मैटर नहीं है, ये ध्यान रखना है। इन चारों में से अगर 3 डोमिनेंट हैं तो डार्क होगा, अगर 2 डोमिनेंट है कोई भी चारों में से तो मुलेटो होगा, चारों में से कोई एक डोमिनेंट होगा इन चारों में से कोई भी तो लाइट होगा, और अगर चारों अप्रभावी जीन्स हुए तो व्हाइट होगा। तो पहली पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ वो मुलेटो था, लेकिन जो F2 जनरेशन प्राप्त हुई, इन मुलेटो और मुलेटो के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। F2 पीढ़ी का जो रेशियो मिला वो 1:4:6:4:1 था, ये F2 जनरेशन का था, जो मेंडल के नियम के अनुसार नहीं था, अर्थात ये मेंडल के नियमों को नहीं मानता है। तो प्यारे बच्चों, आपकी स्किन का कलर जो भी है उससे आपकी पर्सनालिटी कहीं से भी दुष्प्रभावित नहीं होती है। इसको लेकर कभी भी हीन भावना बिल्कुल मत पालें। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। स्किन को लेकर कतई मन में कोई भी दुर्भावना न रखें, क्योंकि उसके लिए आप दोषी नहीं हैं। आपका ये जीन्स जिम्मेदार है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन जिम्मेदार है। और हाँ, आपको गोरा करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के झांसे में भी ना आए, ये मेरी सलाह है। अगले टॉपिक पे आते हैं, प्लियोट्रॉपिक यानी कि बहुप्रभाविता। आप ध्यान दें, जहां पर एक लक्षण को कई जीन निर्धारित करते थे बहुजीनी वंशागति में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, यहां इसका ठीक उल्टा है। क्या? बहुप्रभाविता यानी कि ऐसे जीन्स जो कई लक्षण निर्धारित करते हैं, एक जीन के कारण और भी लक्षण प्रभावित होते हैं, ऐसी घटना को प्लियोट्रॉपी या बहुप्रभाविता कहते हैं। इसलिए इसकी डिफिनीशन दी गई, द एबिलिटी ऑफ ए जीन, किसी एक जीन की योग्यता, टू हैव मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स, जो कई तरह के प्रभाव रखती है, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ 2 or more कैरेक्टर्स, 2 या 2 से अधिक लक्षणों को व्यक्त करने की क्षमता होती है, इज कॉल्ड, कहते हैं प्लियोट्रॉपी, बहुप्रभाविता कहा जाता है। एंड द जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन्स, और ऐसी जीन्स को कहा जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों को निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेनिलकीटोनुरिया, यह एक आनुवंशिक बीमारी है। कई बार हम बच्चों को समझ नहीं पाते कि वो मंद बुद्धि के होते हैं। यह एक आनुवंशिक बीमारी है, इसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। उस बीमारी को फेनिलकीटोनुरिया कहते हैं। इस बीमारी में होता क्या है, एक सामान्य व्यक्ति में जिसमें यह बीमारी नहीं होती है, एक फेनिलएलानिन होता है, यह कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। फेनिलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उस एंजाइम का नाम है फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। बस सारा पेंच इसी में है। ये फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज को बनाने वाला जीन उस रोगी व्यक्ति में नहीं होता है, अप्रभावी होता है, इस कारण यह बनता नहीं। फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज यही नहीं बनता, तो उस व्यक्ति में, उस रोगी व्यक्ति में फेनिलएलानिन से टायरोसिन भी कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि ये एंजाइम नहीं होता। ध्यान रहे, जितने भी एंजाइम्स होते हैं सबके लास्ट में एज होता है, कुछ को छोड़ दें अपवाद में। मैक्सिमम एंजाइम्स के नामकरण के लास्ट में एज, एएसई लगा होता है। इससे पहचान होती है कि ये जो लिखा हुआ है ये किसी एंजाइम का नाम है, आप भी ध्यान रखिएगा। तो फेनिलएलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो इसकी मात्रा, फेनिलएलानिन की मात्रा ब्लड में बढ़ती जाती है। चूंकि ब्लड में ऐसे ही घूम रहा है तो उसी रूप में तो रहेगा नहीं, ये कन्वर्ट हो जाता है फेनिलपायरोविक एसिड में। अब यह जो फेनिलपायरोविक एसिड है, यह उस बच्चे के ब्रेन में जाकर डिपॉजिट होने लगता है, जमा होने लगता है, जिसके कारण वह बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है। करीब 18,000 लोगों में किसी एक में ये ऑन एवरेज पाया जाता है, और यह एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, केवल इतनी भर गलती है कि फेनिलएलानिन
इस एंजाइम की कमी के कारण टायरोसिन में कन्वर्ट ना होके फेनिल पायरुविक एसिड में बदल जाता है और यह डिपॉजिट इन ब्रेन एंड कॉजेस मेंटल डिफिशियंसी, और यह जमा हो जाता है मस्तिष्क में उस बच्चे के और इसके कारण मंद बुद्धि हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो लेथल जीन्स यानी कि घातक जीन्स को कहते हैं। 1905 में एल क्यूनोट ने जो घरेलू चूहे होते हैं मस्कुलस, इस पर इन्होंने रिसर्च किया और देखा कि जो येलो कलर होता है ये एगाउटी यानी कि भूरा चूहे का, येलो की यानी पीला, ये प्रभावी लक्षण होता है। पहली पीढ़ी में जब येलो और एगाउटी के बीच में क्रॉस कराया गया तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, उनके मेंडल लॉ के अनुसार जो पहली पीढ़ी के प्राप्त हुए वे पीले प्राप्त हुए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक, ये F1 पीढ़ी थी। लेकिन जब इस पीले चूहे और इसी हेट्रोजाइगस में, ध्यान रहे कि हेट्रोजाइगस में जब क्रॉस कराया गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई वो इस तरह मिलेगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो जो उनको F2 पीढ़ी में प्राप्त हुआ वो 2:1 की रेशियो में चूहे प्राप्त हुए। मेंडल्स के नियम के अनुसार इसको 3:1 यानी कि फिनोटाइपिक 3 पीले और 1 भूरा मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि क्या हुआ कि 2 पीले और 1 भूरा प्राप्त हुआ। ये मेंडल के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, मेंडल के नियमों का पालन नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 3:1 के बजाय 2:1 मिल रहा है। तो क्यूनोट साहब ने इसकी भ्रूणीय जांच की तो देखा कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट जीन थे जिन चूहे के भ्रूण में, वे सारे चूहे भ्रूणावस्था में ही मर गए। अब आप देखें कि यह जीन केवल डोमिनेंट पीलेपन के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह घातक भी है। इसलिए 1 से 2 लक्षण हो गए ना, घातक है यानी कि मृत्युकारक है यानी कि लेथल है, इसके लिए हो गया, और रंग के साथ साथ 2 लक्षण हो गए, घातक भी हो गया और रंग भी हो गए, तो ये प्लियोट्रॉपिक हो गया, बहुप्रभाविता। इसी तरह फेनिलकीटोनुरिया में यह केवल इसी एंजाइम के बनने के लिए यह जीन जिम्मेदार नहीं है। और जीन क्या है, जैसे आप ये देखते हैं, ये यहां से लेके यहां तक जो ये डीएनए है, इस हिस्से को हम जीन कह सकते हैं, इसी हिस्से को हम जीन कहेंगे, यहां से लेके यहां तक कोई भी एक हिस्सा, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन व्हिच हैव स्पेशल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, जिसमें निहित रहता है वो विशेष हिस्सा है। डीएनए की लंबी चेन, उसका एक हिस्सा जीन कहलाता है। तो अब यह जीन, इस जीन के कारण यह फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ही नहीं बनता, बल्कि आगे मेंटल डिफिशियंसी भी होती है। तो 2 कैरेक्टर हो गए ना, cause of mental deficiency and cause of lacking of phenylalanine hydroxylase, 2 लक्षण हो गए, जीन 1 लक्षण 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बहु प्रभाविता। जो 1 से ज्यादा प्रभाव रखे ऐसे जीनों को प्लियोट्रॉपी, और ऐसे जीन्स को प्लियोट्रॉपिक जीन्स कहते हैं, ऐसी घटना को प्लियोट्रॉपिक और ऐसे जीन्स को प्लियोट्रॉपिक जीन्स कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या होता है कि जब एक एलील जोड़ी दूसरी एलील को प्रभावित करिए, सारे के सारे तीनों उदाहरण मेंडल के नियमों को नहीं मानते हैं। क्या आप ध्यान रखिएगा कि ये तीनों जो आज का एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मेंडल के नियमों के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। एपिस्टेसिस में क्या होता है, एपिस्टेसिस इज द फेनोमेना ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग, कवर करना, ढक देना, क्या, द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन बाय अनदर नॉन एलेलिक जीन, यानी कि 2 अलग अलग एलेलिक जीन हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटसन और पुनेट ने एक रिसर्च किया था, 1905 की बात है। उन्होंने स्वीट मटर लिया था, मीठी मटर, जिसको लेथाइरस ओडोरेटस कहते हैं, और देखा कि जब कैपिटल सी स्मॉल पी और स्मॉल सी कैपिटल पी
इस तरह के दो लिए, तो यह भी व्हाइट है और यह भी व्हाइट है। आप ध्यान दें, इन दोनों को जब क्रॉस कराया गया तो कैपिटल सी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, ये जो मिले इसमें ये पर्पल कलर के निकले। F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में ये पर्पल कलर प्राप्त हुआ, खास बात। लेकिन जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, इनको आगे देखा गया, आप ध्यान दीजिए, तो अगर इन चारों जीन्स में यहां पर दो जोड़ी हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी, अगर इन दोनों जोड़ी में से जब तक एक एक या दोनों डोमिनेंट नहीं होंगे दोनों में, तब तक पर्पल नहीं होगा। खास बात यह है कि देखिए, पर्पल एक कलर है, लेकिन इस कलर, इस लक्षण के लिए दो जोड़ी जिम्मेदार हैं, एक ये, दो जोड़ी एलील्स जिम्मेदार हैं। जब तक दोनों जोड़ी एलील्स में कम से कम एक डोमिनेंट, यहां पर दो है ना, कम से कम एक डोमिनेंट नहीं होगा, तब तक पर्पल कलर नहीं होगा। अगर एक में दोनों डोमिनेंट, दोनों रिसेसिव यानी कि दोनों प्रभावी और दोनों अप्रभावी हैं तो भी व्हाइट होगा। यहां दोनों अप्रभावी, दोनों प्रभावी हैं, कैपिटल पी तो भी व्हाइट होगा, तब तक जब तक कि इन दोनों जोड़ों में से कम एक प्रभावी जीन नहीं होगा। जैसे कैपिटल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी तो पर्पल होगा, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी तो पर्पल होगा ही। अगर ये दोनों कैपिटल पी होंगे तब भी पर्पल होगा, यानी कि दोनों जोड़ी में जब तक कम से कम एक डोमिनेंट जीन नहीं होगा, पर्पल लक्षण नहीं दिखेगा। तो इसमें जो रेशियो मिला था F2 जनरेशन में, वो 9:7 का मिला था। 9 पर्पल कलर के मिले थे, 7 व्हाइट कलर के मिले थे, जो कि 9:3:3:1 अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ के अनुसार नहीं था। प्यारे बच्चों, मैं एक शिक्षक हूं और ज्ञान बांटना मेरा धर्म है, मैं वही कर रहा हूं। आपको लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो ज्ञान के प्रसार में आप सब मदद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।